नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख की बात में आपको दिखाएंगे अयोध्या की डगर पूर्वांचल पर नजर, क्योंकि सीएम योगी मिशन मिल्कीपुर पर हैं तो अखिलेश यादव पूर्वांचल का रुख कर चुके हैं। साथ ही बात होगी पीटीआई की रणनीति चक्रव्यूह में फंसी एसपी, क्योंकि बीजेपी अब सदस्यता अभियान के जरिए पिछड़ा दलित वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं आपको दिखाएंगे किसने कहा योगी जैसा कोई नहीं और विपक्ष के लिए इस संदेश के मायने क्या हैं, वो भी आपको समझाएंगे। साथ ही बात होगी यूपीएससी में भर्ती कैंडिडेट आरक्षण वाला अटैक, आखिर क्यों विपक्षी पार्टी लेटरल एंट्री प्रक्रिया के खिलाफ एकजुट हो चुकी है। और आखिर में आपको दिखाएंगे चंपई की चाल, गठबंधन बेहाल। लेकिन शुरू करते हैं लाख की बात। उत्तर प्रदेश के चुनावी मानसून में एक बार फिर से सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने आ चुके हैं। तरसके से रोजगार विकास के तीर निकल रहे हैं और एक दूसरे पर शब्दों की बाढ़ की बारिश हो रही है। सीएम योगी अयोध्या के रास्ते पूर्वांचल की ओर आगे बढ़ चुके हैं तो पीछे पीछे अखिलेश यादव भी चल रहे हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां सीएम योगी और अखिलेश यादव में सीधी टक्कर होने वाली है। उपचुनाव के दंगल में सीएम योगी और अखिलेश यादव एक बार फिर आमने सामने हैं। अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। योगी रोजगार और विकास के मुद्दे पर चुनावी अभियान को धार दे रहे हैं तो अखिलेश यादव एक बार फिर पीडीए फॉर्मूले की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी की नियत और मंशा हमेशा रही है कि खिलवाड़ हो, लोगों में एक दूरी बने, लोगों में झगड़ा लगे, लोगों में बंटवारा हो, लोगों के बीच में खाई पैदा हो। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 10 सीटों का दंगल दोनों दलों के लिए इम्तिहान से कम नहीं, क्योंकि बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है तो समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल है। ऐसे में दोनों दल अब अपने अपने मुद्दों के साथ मैदान में हैं। जनता को, अयोध्या वासियों को कटघरा में खड़ा करने का ये प्रयास ये विपक्षी दलों के लोग करते हैं। सच्चाई क्या थी? वेंडर को मार्च तक स्ट्रीट लाइट लगानी थी, चुनाव के कारण नहीं लगाया। बाद में उसने विपक्षी दलों के साथ मिलकर के ये साजिश की कि ये पैसा निकाल सके, नहीं हो पाया तो उसने छोटी सी ई कंप्लेंट कर दी। लेकिन अब वेंडर ही शिकंजे में आ गया है, अब उनके आकाओं को भी हम शिकंजे में लेंगे। कौन थे इसके पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे थे? और ये अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। सीएम योगी एक दिन पहले कठेरी में थे तो आज अयोध्या के मिल्कीपुर में, जहां उन्होंने रोजगार और विकास का संदेश दिया, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पूर्वांचल में अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आजमगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं और आजमगढ़ को कभी हम लोगों ने विकास में पीछे नहीं रखा है। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो आप आजमगढ़ को देखेंगे जिस तरीके से लखनऊ में या प्रदेश में और जगह विकास होता है, उससे भी आगे बढ़कर के आजमगढ़ और आसपास विकास कराने का काम करेंगे। बिजली की सुविधा हो, अस्पताल की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो और सड़कों की भी सुविधा देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। ऐसे में पूर्वांचल में उपचुनाव की 4 सीटें हैं। इन सीटों को जीतने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जुटी हुई है। वो सीट है अम्बेडकर नगर की कटहरी, अयोध्या की मिल्कीपुर, प्रयागराज की फूलपुर और मिर्जापुर की मझवा। ये वो सीटें हैं जिस पर सीएम योगी की खास नजर है तो अखिलेश यादव भी पूर्वांचल में सेंधमारी की रणनीति तैयार कर रहे हैं। यानी उपचुनाव की 10 सीटों में अब मुकाबला सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच पूर्वांचल में होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव के जिस पीडीए फॉर्मूले से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा, अब उसी पीडीए में सेंधमारी के लिए बीजेपी ने दमदार प्लान तैयार किया है। इस बार 1.5 करोड़ नए सदस्य को बीजेपी पार्टी से जोड़ने की तैयारी में है, जिसमें ज्यादातर पिछड़ा और दलित वर्ग से होंगे।
यानी उपचुनाव के रास्ते बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए भी अभी से रणनीति में जुट चुकी है। आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आखिर कैसे विपक्ष के पीडीए में सेंधमारी का प्लान बीजेपी ने तैयार किया है, रिपोर्ट के जरिए समझिए। उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी अखिलेश यादव के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट में सेंधमारी का प्लान तैयार कर चुकी है। बीजेपी अब उस प्लान पर काम कर रही है जिसमें ज्यादा से ज्यादा ओबीसी और दलित वर्ग को पार्टी से जोड़ा जा सके, और इसके लिए अब पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। 403 विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलेगा। दलित ओबीसी वर्ग के वोटर सदस्य बनेंगे। 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का प्लान है। हर विधानसभा में 50,000 से ज्यादा नए वोटर जुड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी अब किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए यूपी में 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए स्पेशल प्लान भी बना रही है, ताकि जहां कमी रह गई उसे पूरा किया जा सके। और सीएम योगी का संदेश भी कुछ इसी दिशा में है। तो मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए तो देश में केवल 4 जातियां हैं। 4 जाति को उन्होंने ज्ञान के रूप में कहा। ये भारत का मूल है और इसके सशक्तिकरण के लिए हमें कार्य करना है। इसमें उन्होंने कहा, एक है गरीब की, दूसरा है अन्नदाता किसान की, तीसरा है युवा की, और चौथी जाति है आधी आबादी नारी की। यही 4 जातियां हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पीडीए कार्ड ने यूपी में बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया। बीजेपी अब विपक्ष के पीडीए कार्ड की तलाश में जुटी है। यही वजह है कि बीजेपी अब पिछड़े और दलितों को पार्टी के पक्ष में एकजुट करने का नया लक्ष्य साधने में जुटी है। लेकिन बीजेपी के इस प्लान को जमीन पर उतारने से पहले अखिलेश यादव ने आरक्षण का मुद्दा उठा दिया है, ताकि पिछड़ा दलित वोट बैंक में बिखराव न हो सके। बीजेपी की नियत और मंशा हमेशा रही है कि खिलवाड़ हो, लोगों में एक दूरी बने, लोगों में झगड़ा लगे, लोगों में बंटवारा हो, लोगों के बीच में खाई पैदा हो। सबसे पहले जब मेरिट से भर्ती पुलिस की हुई थी, उस समय जो परिणाम बना था वो पहले जो व्यवस्था थी आरक्षण की, उसके तहत बना था। पूरा रिजल्ट बना हुआ कोर्ट में रखा था, क्योंकि हमारी सरकार नहीं बनी समाजवादियों की और बीजेपी की सरकार आ गई। उस समय तक ये फैसला आ गया था कि जो पिछड़े और दलित के लोग हैं उनको अपनी कैटेगरी में रखना पड़ेगा, उस कैटेगरी से बाहर नहीं जा सकते हैं। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। हालांकि मूल भावना जो आरक्षण की उसके खिलाफ थी, मूल भावना से खिलवाड़ लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या फिर जातीय जनगणना का, विपक्ष के इस दाव को चुनाव से पहले रोकने के लिए बीजेपी दलित ओबीसी सदस्य की फौज तैयार कर रही है, जो विधानसभावार लोगों को जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो कि इन दिनों काफी लाइमलाइट में हैं, अब उन्होंने योगी की तारीफ करके विपक्ष की बोलती बंद कर दी। केशव मौर्य ने न सिर्फ पीएम मोदी की तारीफ की है, बल्कि उन्होंने सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। केशव मौर्य ने कहा कि देश के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में सीएम योगी सबसे ऊपर हैं। उनके जैसा मुख्यमंत्री देश में दूसरा कोई है ही नहीं। आपको केशव मौर्य का बयान सुनाते हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये दिखाते हैं। और मैं मानता हूं कि आप भी अब जानते हैं, मानते हैं, और जनता भी ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए या आगे होना चाहिए? यूपीएससी की परीक्षा दिए बिना अधिकारी बनने का सुनहरा मौका है। इसमें उम्मीदवारों का चयन सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।
हालांकि विपक्ष ने यूपीएससी की इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर विरोध भी शुरू कर दिया है और एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा उठा दिया है। राहुल गांधी मंत्रालयों में बैकडोर एंट्री का विरोध कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने इसे भ्रष्टाचार पर जोर देके कहा है। वहीं मायावती का कहना है कि सरकारी विभाग में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लोगों को उनके कोटे के मुताबिक ही नियुक्ति नहीं दी जाती तो संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी नए भ्रष्टाचार की तैयारी कर रही हो, लेटरल एंट्री वाले लोगों से करा करके वो फिर भाग जाए भारत। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी, जिसमें बिना परीक्षा दिए अधिकारी बनने का सुनहरा मौका है। इसमें उम्मीदवारों का चयन सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अब इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर विरोध शुरू हो चुका है, चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव या फिर आरक्षण का राग अलापने वाली मायावती। सबने एक साथ लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर नौकरी का विरोध शुरू कर चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा, लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका है। वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। इस देश विरोधी कदम का इंडिया गठबंधन मजबूती से विरोध करेगा। यानी लेटरल एंट्री के जरिए यूपीएससी की इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च अधिकारी पदों पर बैठाने की साजिश रच रही है। सरकार के पास रिपोर्ट नहीं है जिसके माध्यम से ये बता सके कि नैनो यूरिया से इतना लाभ किसानों को पहुंचा है। जो लेटरल एंट्री से लाए थे वही नैनो लेकर के आए थे, यूरिया नैनो। और लेटरल एंट्री वाले बहुत सारे लोग जिस तरीके से भारत से उद्योगपति भागे थे, उसी तरीके से लेटरल एंट्री से नौकरी पाने के बाद कुछ भ्रष्टाचार कर करके भारत छोड़ के चले गए वो। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी नए भ्रष्टाचार की तैयारी कर रही हो और लेटरल एंट्री वाले लोगों से करा करके वो फिर भाग जाए भारत छोड़कर। दरअसल यूपीएससी को देश की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है, जो 3 चरणों में होती है। उसी के आधार पर उम्मीदवारों का आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और तमाम मंत्रालयों में अफसर के पद पर सिलेक्शन होता है। ऐसे में यूपीएससी की लेटरल एंट्री क्या है, इसे समझना होगा। लेटरल एंट्री की शुरुआत साल 2018 में हुई। यूपीएससी में लेटरल एंट्री यानी कि डायरेक्ट भर्ती। निजी क्षेत्र में अनुभवी अधिकारियों को मौका मिलता है। ब्यूरोक्रेसी को और गति देने के लिए नियुक्ति की जाती है। इंटरव्यू के जरिए सरकारी विभागों में भर्ती होती है। बता दें कि 2019 में पहली बार मोदी सरकार ने सीधी भर्ती के जरिए इन पदों पर भर्ती की थी। अब इसे दोहराया जा रहा है, लेकिन इस बार यूपीएससी में लेटरल एंट्री में विपक्ष को आरक्षण दिखने लगा। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने भी इस स्कीम का जमकर विरोध किया और उन्होंने इस स्कीम के खिलाफ अपनी बातें भी रखी। मायावती ने कहा कि केंद्र में 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को प्रमोशन से वंचित रहना पड़ेगा। इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्ति में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को उनके कोटे के अनुसार अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो ये संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। यानी इस बार आरक्षण का मुद्दा यूपीएससी में लेटरल एंट्री में भी दिखने लगा है, जिसके खिलाफ विपक्षी नेता अब आंदोलन करने की भी चेतावनी दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। इस बीच झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन को लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है। बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे और कहा कि वो निजी काम से यहां आए हुए हैं। लेकिन चंपई के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बाद से हेमंत सोरेन और इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ी हुई है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएं।
बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंचे। कयास लगाए जा रहे थे चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होने के लिए विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर चंपाई सोरेन अकेले दिखे। बीजेपी में जाने के सवाल पर चंपाई ने कहा कि वो जहां थे अभी भी वहीं हैं। चंपाई ने वही दोहराया जैसा उन्होंने शनिवार को कहा था। अभी लोविंदा से मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है? हमको कुछ नहीं पता है ना, क्या सोच है क्या झट है, हम अपना ठीक है जहाँ पर है वहीं पर है। खारिज कर रहे हैं कि अभी कुछ ऐसा कुछ मामला नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं होगी या फिर आगे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, अभी हमको कोई एजेंट कोई विषय हमको पता ही नहीं है। तो किस विषय? आपके भाजपा में जाने की अफवाह उड़ रही है, तो इसको खारिज करते हैं। हमको खुद पता नहीं है हम किस जगह जा रहा है नहीं जा रहा है। लोविंदा से क्या बातचीत हुई? वो ऐसे आया था, हमसे भेंट किया, मुलाकात हुई, क्या बोला? वो तो कहें कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया है। वो सब हमसे बात नहीं किया, जो पहले से हम लोग का बात होते रहता था वही बात हुआ है। और अपना निजी काम में दिल्ली आया। लेकिन सर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। लेकिन मुख्यमंत्री पद से आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज थे कि परिवारवाद को खत्म करके चंपाई सोरेन आगे आए हैं, अब उन्हें हटाया जा रहा है। बड़े नेता हैं आदिवासी। सर एक बड़े नेता है आप आदिवासी, आपको हटाया गया, क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था? जी सर। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं और हम जहां पर है वहीं पर है। चंपाई सोरेन ने कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की बात को भी नकार दिया। चंपाई सोरेन लंबे समय से जेएमएम में नंबर 2 की भूमिका में रहे और हेमंत सोरेन की जेल से वापसी के बाद जिस तरीके से चंपाई को सीएम पद से हटाया गया उससे वो काफी नाराज थे। चंपाई सोरेन ने कहा था कि उन्हें पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है। कोल्हन के टाइगर कहे जाने वाले चंपाई का अगला कदम क्या होगा, इस पर उन्होंने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में जो घटनाक्रम हुए हैं उससे झारखंड की राजनीति में बड़े भूचाल आने का संकेत माना जा सकता है। सोशल मीडिया से चंपाई ने हटाया जेएमएम। दिल्ली आने से पहले चंपाई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जेएमएम हटा दिया। चंपाई सोरेन ने अपने नाम के साथ सिर्फ झारखंड का पूर्व मुख्यमंत्री लिख लिया है। जेएमएम के बागी हेमरन से चंपाई की मुलाकात। इससे पहले चंपाई सोरेन ने बंद कमरे में लोबिन हेमरन से मुलाकात की थी, जिसके बाद से उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई थी। लोबिन हेमरन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। चंपाई के गांव से हटा जेएमएम का झंडा। जमशेदपुर में चंपाई के पैतृक गांव में चंपाई के घर समेत पूरे गांव से जेएमएम का झंडा हटा दिया गया, जिससे यह लगभग तय माना जाने लगा कि आने वाले समय में चंपाई सोरेन कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। चंपाई के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बाद से हेमंत सोरेन और इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ गई है। चंपाई बीजेपी में शामिल हुए तो जेएमएम के आदिवासी वोट बैंक में बड़ी सेंध लग सकती है। चंपाई की बगावत से जेएमएम के अंदर खेमेबाजी भी तेज होगी और कई विधायक हेमंत का साथ छोड़ सकते हैं। चंपाई का जमशेदपुर समेत कोल्हान क्षेत्र की 14 विधानसभा सीटों पर अच्छी पकड़ है। कोल्हान में विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर 10 से 20 हजार तक होता है, इसलिए चंपाई सोरेन के कदम से झारखंड सरकार बड़े खतरे में आ जाएगी। खबर ये भी है कि जेएमएम के कुछ और विधायक पार्टी से नाराज हैं और वो चंपाई के संपर्क में हैं और वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर चंपाई झारखंड की सियासत में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चंपाई आखिर क्या फैसला लेते हैं। शिक्षक भर्ती मामले पर सीएम योगी ने बैठक की और शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि आरक्षण का लाभ अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए, किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा है।
देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो भी माननीय उच्च न्यायालय के फैसला आया है उससे माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय की ऑब्जर्वेशंस हैं 69,000 की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के और माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं इन सभी निर्देशों का हम सब लोग स्वागत करते हैं और इसका सरकार के द्वारा समय सीमा के अंतर्गत जो समय दिया गया है कोर्ट के द्वारा उसका पालन किया जाएगा। इसके साथ साथ सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो संविधान के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई है हमारे आरक्षित वर्ग के लिए उसका हम सब लोग पालन करेंगे। किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ में, किसी भी व्यक्ति के भविष्य के साथ, इस प्रदेश के युवा के भविष्य के साथ सरकार कोई भी गलत चीज नहीं होने देगी। हम उनके भविष्य के साथ उनके भविष्य को सुरक्षित करने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। और लाख टके की बात में वक्त हो गया एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का। खबरें जारी हैं, आप बने रहें।